हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलाइट नर्सिंग क्लासेस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं यूरिनरी सिस्टम की फार्माकोलॉजी। सो उसमें हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 667। क्वेश्चन है, द नर्स हु इज एडमिनिस्ट्रिंग बिथेन कोल क्लोराइड इज मॉनिटरिंग फॉर कोलिनर्जिक ओवरडोज एसोसिएटेड विद द मेडिकेशन। द नर्स शुड चेक द क्लाइंट फॉर विच साइन ऑफ ओवरडोज। सो हमसे पूछा गया है कि बिथेनकोल क्लोराइड पेशेंट को एडमिनिस्टर की गई है। बिथेनकोल क्लोराइड इज अ कोलिनर्जिक ड्रग। सो इज मॉनिटरिंग फॉर कोलिनर्जिक ओवरडोज। बिथेनकोल क्लोराइड इज अ कोलिनर्जिक। सो हमने इसमें कोलिनर्जिक ओवरडोज हमने चेक करनी है एसोसिएटेड विद द मेडिकेशन। द नर्स शुड चेक द क्लाइंट फॉर विच साइन ऑफ ओवरडोज। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से सिम्टम ओवरडोज के हैं? हमने ओवरडोज के सिम्टम्स देखने हैं कि कौन सा सिम्टम ओवरडोज का है, कोलिनर्जिक ओवरडोज का सिम्टम है, राइट। सो कोलिनर्जिक जो कोलिनर्जिक है, कोलिनर्जिक का इफेक्ट क्या होता है? ये प्रोड्यूस करता है मस्केरियन स्टिमुलेट करता है ये, राइट। ये मिमिक करता है एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन को, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से कार्डियक एक्टिविटी स्लो हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है स्मूथ मसल्स की लाइक इंटेस्टाइन, यूरिथ्रा, आइरिस एट्सेट्रा। और ये क्या करता है, इंक्रीज करता है सिक्रीशन फ्रॉम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स लाइक सिलेवरी ग्लैंड होगी, गैस्ट्रिक एसिड, एयरवे म्यूकोजल ग्लैंड्स होगी, तो इनके सिक्रीशंस क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। सो ये मैंने नॉर्मली बात की कि बिथेनकोल क्लोराइड या कोलिनर्जिक का वर्क क्या है, राइट। सो आपको ये पता चल गया इसका काम क्या है। ये मिमिक करता है एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, कार्डियक एक्टिविटी स्लो हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है स्मूथ मसल्स की, और इंक्रीज हो रही है सिक्रीशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो जब इसकी ओवरडोज होगी, तो ये जो मैंने आपको इसके फंक्शन बताए, जो ये फंक्शन करता है कोलिनर्जिक, तो उसके वो जो फंक्शन है वो ओवरडोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। लाइक वो एक्सेसिवली उस वर्क को करना स्टार्ट कर देंगे। लाइक एक्सेसिव वो मस्केरिनिक स्टिमुलेशन एक्सेसिव में होने लग जाएगी, कार्डियक ज़्यादा स्लो डाउन होने लग जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया पेशेंट में होगा, हाइपोटेंशन पेशेंट में होगी, और जो ड्यू टू इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड पेशेंट में स्लाइवेशन बहुत ज़्यादा होने लगेगी, स्वेटिंग होने लगेगी, इनवोलेंट्री यूरिनेशन होने लगेगी एंड डिफिकेशन होने लगेगी पेशेंट को, राइट। तो जो नॉर्मल कोलिनर्जिक के फंक्शन है वही बहुत ज़्यादा एग्जिबरेट हो जाएंगे इन कोलिनर्जिक ओवरडोज में। सो चलते हैं अब अपने ऑप्शंस की तरफ। सो ड्राई स्किन, नो, स्किन पे इसका कोई असर नहीं है। ड्राई माउथ, नो। ड्राई माउथ क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो स्लाइवेशन प्रोड्यूस करेगा। सो नॉर्मली ये स्लाइवेशन प्रोड्यूस करता है, तो स्लाइवेशन जब प्रोड्यूस होगी, जब ओवरडोज है तो स्लाइवेशन और ज़्यादा इंक्रीज होगी, तो ड्राई माउथ तो नहीं होगा। ब्रेडिकार्डिया, यस, दिस इज द ओवरडोज रिएक्शन ऑफ बिथेनकोल क्लोराइड। ब्रेडिकार्डिया होगा, हाइपोटेंशन होगी, क्योंकि जो कार्डिक एक्टिविटीज़ हैं दैट विल बी स्लो डाउन, एंड साइन ऑफ डिहाइड्रेशन हो। इसमें क्या है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन नहीं होगी, और सिक्रीशन हो रही है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन इंक्रीज होती है, तो उसकी वजह से साइन ऑफ डिहाइड्रेशन तो नहीं होगा। सो आर करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3। So next is the question number 668. Oxybutane chloride prescribed for a client with urge incontinence. Which sign would indicate a possible toxic effect related to this medication? So इस क्वेश्चन में भी सेम ओवरडोज से रिलेटेड पूछा गया है कि ऑक्सीब्यूटेनिन क्लोराइड प्रिस्क्राइब की है पेशेंट को, इनकॉन्टिनेंस वाले पेशेंट को, तो कौन से साइन इंडिकेट करते हैं टॉक्सिक इफेक्ट रिलेटेड टू दिस मेडिकेशन? सो ऑक्सीब्यूटेनिन क्लोराइड इज अ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। सो ये प्रोड्यूस करती है CNS एक्साइटेबिलिटी, ठीक है। इससे CNS एक्साइटेबिलिटी होगी, जब ओवरडोज होगी तो उसकी वजह से पर्सन में नर्वसनेस होगी, रेस्टलेसनेस होगी, हेलुसिनेशंस होंगी एंड इरिटेबिलिटी होगी।
और अदर ओवरडोज सिम्टम्स क्या आएंगे पर्सन में कि पर्सन का बीपी इंक्रीज़ हो जाएगा, एक्साइटेबिलिटी सीएनएस एक्साइटेबिलिटी हो रही है तो उसकी वजह से पर्सन का रेड फेस हो जाएगा और टैकीकार्डिया हो जाएगा, राइट। सो हमारे ऑप्शन में हमें क्या बताया गया है, हमारे ऑप्शन में हमें बताया गया है फर्स्ट वन इज़ द पेलर। पेलर तो नहीं होगा क्योंकि इसमें पर्सन का रेड फेस होगा, ठीक है, तो स्किन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्किन विल बी रेड। एंड ड्रॉजीनेस, ड्रॉजीनेस इज द साइड इफेक्ट ऑफ दिस मेडिकेशन, नॉट अ ओवरडोज सिम्टम। नेक्स्ट इज द ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया तो नहीं होगा, एक्साइटेबिलिटी हो रही है तो टैकीकार्डिया होगा, ठीक है, टैकीकार्डिया होगा और हाइपरटेंशन होगी तो ब्रेडिकार्डिया नहीं होगा। एंड फोर्थ वन इज़ द रेस्टलेसनेस, या सीएनएस एक्साइटेबिलिटी की वजह से पर्सन में रेस्टलेसनेस होगी, नर्वसनेस होगी, हेलुसिनेशंस होंगी एंड इरिटेबिलिटी होगी। सो रेस्टलेसनेस इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 669, following kidney transplantation cyclosporin is prescribed for a client, which laboratory result would indicate an adverse effect from the use of this medication? So cyclosporin patient को चल रही है, साइक्लोस्पोरिन पेशेंट को चल रही है, किडनी ट्रांसप्लांट का पेशेंट है एंड कौन सी लेबॉर्ट्री रिजल्ट इंडिकेट कर रही है कि इस मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। सो साइक्लोस्पोरिन आपको पता होना चाहिए, साइक्लोस्पोरिन स्पोरिन इज़ अ इम्यूनोसुप्रेसेंट। सो साइक्लोस्पोरिन कॉज नेफ्रोटॉक्सिसिटी। सो नेफ्रोटॉक्सिसिटी को कैसे हम इवेलुएट कर सकते हैं, इसमें हम एक तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के लेवल को इवेलुएट करके एंड क्रिएटिनिन के लेवल को इवेलुएट करके हम इसको चेक कर सकते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी तो कॉज तो नहीं कर रहा है। सो BUN और क्रिएटिनिन इसमें इंक्रीज होता है, राइट, इंक्रीज होता है BUN एंड क्रिएटिनिन दोनों, राइट, क्रिएटिनिन भी इसमें इंक्रीज होता है। सो ये दोनों इनमें इंक्रीज होंगे और मेन हम इन दो ही इंडिकेशन से हमें पता लग सकता है कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो रही है। तो चलते हैं हम ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट वन इज़ द हीमोग्लोबिन लेवल 14 ग्राम पर DL। हेमोग्लोबिन नॉर्मल लेवल पे है, नॉर्मल रेंज पे है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्रिएटिनिन लेवल इज़ 0.6 mg/dl। सो क्रिएटिनिन का हमारे पास नॉर्मल वैल्यू होती है 0.6 to 1.2 mg/dl। सो क्रिएटिनिन भी नॉर्मल है, दो सेकेंड वन इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल इज़ 25 mg/dl। सो BUN का नॉर्मल लेवल होता है 10 to 20 mg/dl। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसका लेवल इंक्रीज़ हुआ है। तो हमने दो इंडिकेशन बताई जिससे हम नेफ्रोटॉक्सिसिटी को असेस कर सकते हैं बाय इवेलुएटिंग BUN लेवल एंड बाय इवेलुएटिंग क्रिएटिनिन लेवल। सो क्रिएटिनिन हमारे पास नॉर्मल है और BUN की वैल्यू हमारे पास इंक्रीज है। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ द थर्ड ऑप्शन। और फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ 99 mg/dl। सो साइक्लोस्पोरिन डज नॉट अफेक्ट द पेशेंट ब्लड ग्लूकोज लेवल। सो और अगर इसकी लेवल की जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है दैट इज़ इन नॉर्मल रेंज। सो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है, 7 to 99 mg/dl है। सो ये हमारी नॉर्मल रेंज में है। सो फोर्थ इज़ द इनकरेक्ट आंसर। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3 ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। सो साइक्लोस्पोरिन cause nephrotoxicity and nephrotoxicity is evaluated by means of BUN and creatinine, राइट। अगर BUN का लेवल इंक्रीज है या क्रिएटिनिन का लेवल इंक्रीज है देन वी कैन से पर्सन को नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो रही है, राइट। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The nurse is providing dietary instruction to a client who has been prescribed cyclosporin. Which food item should the nurse instruct client to exclude from the diet? So person को cyclosporin चल रही है, cyclosporin is a immunosuppressant and it will cause nephrotoxicity, right? So person को cyclosporin चल रही है और साथ में इस पेशेंट को हमने डाइटरी इंस्ट्रक्शन देने हैं। तो हमने इनको बोला है कि आपने अपनी डाइट में
क्या चीज़ एक्सक्लूड करनी है, इंक्लूड नहीं एक्सक्लूड, क्या चीज़ आपने नहीं लेनी है। सो एक बात आप इसमें ध्यान रखिए कि जब भी हम साइक्लोस्पोरिन हम पेशेंट को देते हैं तो उसमें हम पर्सन को ग्रेप्स फ्रूट नहीं देते हैं, क्योंकि जो कंपाउंड होते हैं ग्रेप्स फ्रूट में, जो कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं वो इनहिबिट करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ साइक्लोस्पोरिन। तो उसकी वजह से क्या होता है, साइक्लोस्पोरिन का जो लेवल है दैट विल बी इंक्रीज, 50 to 100% वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ये कॉज करता है टॉक्सिसिटी। सो हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ग्रेप्स फ्रूट जूस। तो ये हमने अवॉइड करना है, इसको हमने एक्सक्लूड करना है पेशेंट की डाइट से, राइट, बिकॉज ये साइक्लोस्पोरिन की मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से साइक्लोस्पोरिन की टॉक्सिसिटी पर्सन में हो सकती है। तो रेड मीट को हमने इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड नहीं करना है। ऑरेंज जूस को भी हमने इंक्लूड करना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल को भी हमने इंक्लूड करना है, सिर्फ हमने ग्रेप्स फ्रूट जूस को हमने एक्सक्लूड करना है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 671. Tacrolimus is prescribed for a client who underwent a kidney transplant. Which instruction should the nurse include when teaching the client about this medication? सो ट्रैकोलिमस प्रिस्क्राइब की गई है क्लाइंट में जिसकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई है। तो कौन सी इंस्ट्रक्शन हमने पेशेंट को देनी है जिसको हम ये मेडिकेशन दे रहे हैं। सो ट्रैकोलिमस इज़ अ इम्यूनोसुप्रेसेंट, और इसको हम कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट होता है उनमें देते हैं टू प्रिवेंट ऑर्गन रिजेक्शन। ठीक है, कि ऑर्गन रिजेक्शन ना हो उसके लिए हम ये मेडिकेशन दी जाती है। सो जब हम ये मेडिकेशन देते हैं उसमें हमने ड्रग ब्लड लेवल मेंटेन करके रखना है। ठीक है, तो वो हम कैसे रखेंगे, उस मेडिकेशन को 12 आवर के इंटरवल में हमने मेडिकेशन देनी है, सो दैट उसको हम लेवल को मेंटेन कर सकें, लेवल को स्टेबल रख सकें। ठीक है, सेम टाइम पे देना है हमने। ठीक है, और 12 आवर जितना हमारा 12 आवर का हमारा गैप है तो 12 आवर के गैप में देना है, और सेम टाइम पे हमने पेशेंट को देना है, सो दैट ब्लड में हम ड्रग के लेवल को मेंटेन कर सकें, राइट। और बाकी इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे हाइपरटेंशन होगी, हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन हो गई। सो ये इसके क्या होगी, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, राइट। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ईट एट फ्रीक्वेंट इंटरवल टू अवॉइड हाइपोग्लाइसीमिया। सो ये मेडिकेशन हाइपोग्लाइसीमिया नहीं कॉज करती है, दिस मेडिकेशन कॉज हाइपरग्लाइसीमिया। जो हाइपरग्लाइसीमिया में हम पेशेंट को फ्रीक्वेंट ईट एट फ्रीक्वेंटली इंटरवल में हम इनको ये एडवाइस नहीं करेंगे। तो हाइपोग्लाइसीमिया इसका ऑप्शन है ही नहीं, इसका साइड इफ़ेक्ट है हाइपरग्लाइसीमिया। टेक द मेडिकेशन विद अ फुल ग्लास ऑफ ग्रेप फ्रूट जूस। तो ग्रेप्स फ्रूट जूस जो ये मेडिकेशन है, ट्रैकोलिमस मेडिकेशन है, ये मेटाबोलाइज होती है थ्रू साइक्लोक्रोम। सो ग्रेप्स फ्रूट क्या करता है, ग्रेप्स फ्रूट हम इसमें अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि ये ग्रेप्स फ्रूट इस मेडिकेशन की जो मेटाबॉलिज्म है उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है, तो हमने ग्रेप्स फ्रूट पेशेंट को नहीं देने हैं। नेक्स्ट इज द चेंज द पोजीशन केयरफुली ड्यू टू रिस्क ऑफ ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। सो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के लिए ये हम प्रिकॉशन तो हम यूज़ कर रहे हैं, बट उसके लिए हम और प्रिकॉशन भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन इज़ अ साइड इफ़ेक्ट ऑफ दिस मेडिकेशन, राइट। सो इसमें हम और प्रिकॉशन हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, और प्रिकॉशन भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। टेक द ओरल मेडिकेशन एवरी 12 आवर एट द सेम टाइम एवरी डे, राइट। सो हमने मेडिकेशन 12 आवर के गैप पे देनी है और हमने सेम टाइम पे देनी है, सो दैट हम ब्लड में इसके लेवल को मेंटेन कर सकें, राइट। सो our next question is 672. The nurse is reviewing the laboratory result for a client receiving tracolimus. Which laboratory result would indicate to the nurse that client is experiencing an adverse effect of the medication? तो पिछले क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको बताया ट्रैकोलिमस के एडवर्स इफेक्ट क्या है, हाइपरटेंशन हो गया, हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, राइट। सो हम इसमें देखते हैं ऑप्शन
like potassium level is 3.8 milli equivalent per liter. So क्या ये हमें indicate कर रहा है adverse effect of this medication? तो firstly you should know the normal level of potassium. So normal level of potassium is 3.5 to 5 millimole per liter. So first option is in normal range. So first option is incorrect. So second one is the platelet count of 3 lakh mm per cube. So platelet count is also in normal range. So second option is incorrect. So normal platelet count हमारे पास कितना होता है 1,50,000 to 4 lakh platelet millimeter cube. So second option is incorrect. Third one is the fasting blood glucose of 200 mg per dl. As I told you in previous question, the side effect of this medication is hyperglycemia. So ये value हमें indicate कर रही है adverse effect of this medication, that is hyperglycemia. So third one is the correct option. And white blood cell count of 6,000 mm3. So white blood count, normal WBC's count आपको पता होना चाहिए, it's 4,500 to 11,000. So ये हमारी नॉर्मल रेंज के बीच में है. तो फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट. सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the nurse received a call from a client concerned about eliminating brown colored urine after taking nitrofurantoin for a urinary tract infection. The nurse should make which appropriate response? सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था नाइट्रोफुरंटोइन के बारे में. सो नाइट्रोफुरंटोइन प्रिस्क्राइब की जाती है इन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन. सो हमने इसमें लास्ट क्लास में हमने इसमें डिस्कस किया था कि इसके जो दो टाइप के ये पल्मोनरी रिएक्शन कॉज करता है, एक्यूट एंड सब एक्यूट. सो एक्यूट तो हो गया विद इन फ्यू डेज जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, एंड सब एक्यूट विद इन अ वीक, विद इन मंथ जब सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं. ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है. तो उस कंडीशन में हमने स्टॉप कर देनी है मेडिकेशन को, राइट. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पर्सन एलिमिनेट कर रहा है ब्राउन कलर का यूरिन इस मेडिकेशन के लेने के बाद. तो हमने क्या रिस्पॉन्स देना है. हमें कॉल आई और हमें बोला गया कि मैं ये मेडिकेशन ले रही हूँ और मेरे को ब्राउन कलर का यूरिन आ रहा है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए. तो एज अ नर्स व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स. सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, कंटिन्यू टेकिंग द मेडिकेशन, द ब्राउन यूरिन अकर्ड एंड इज़ नॉट हार्मफुल. तो मैं आपको इसमें बता देती हूँ, जो नाइट्रोफुरंटोइन है इसमें ब्राउन कलर यूरिन इज़ अ नॉर्मल इंडिकेशन, राइट. सो नॉर्मल फाइंडिंग है ब्राउन कलर यूरिन. तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है. हमने पेशेंट को समझाना है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है. जब हम ये मेडिकेशन लेते हैं तो ब्राउन कलर का यूरिन आना नॉर्मल बात होती है, राइट. तो हमने पेशेंट को ये नहीं बोलना है कि आप मेडिकेशन को स्टॉप कर दो. हमने बोलना है जैसे आप मेडिकेशन ले रहे हो अपनी वैसे ही मेडिकेशन लेनी है. ये हार्मलेस है. जो ब्राउन कलर का यूरिन आ रहा है दैट इज़ हार्मलेस. एंड तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, कि हमने इसमें पहले ही बता दिया कि ये नॉर्मल फाइंडिंग है, अपनी मेडिकेशन को आप प्रॉपरली लेते रहो. तो फर्स्ट वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. एंड सेकंड वन इज़ द टेक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विद योर मेडिकेशन टू लाइटन द यूरिन कलर. सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड का कोई इस पर इफेक्ट नहीं होगा, तो ये हमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है. डिसकंटिन्यू टेकिंग द मेडिकेशन एंड नो, हमने ये नहीं बोलना है बिकॉज दिस इज़ द नॉर्मल फाइंडिंग. तो हमने ये चीज़ नहीं बोलनी है पेशेंट को. Next one is the decrease your medication to half the dose because your urine is too concentrated. No, हमने बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ना हमने डोज को इंक्रीज करना है ना डिक्रीज करना है. सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, कि ये नॉर्मल फाइंडिंग है और हमने मेडिकेशन को वैसे ही लेते रहना है.
बट हम इसमें और क्या एजुकेट कर सकते हैं पेशेंट को, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इस मेडिकेशन की वजह से 2 टाइप के रिएक्शंस आते हैं, पल्मोनरी रिएक्शन आते हैं। तो उस बारे में हम पेशेंट को बता सकते हैं कि अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन आती है, आपको डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है या और कोई पल्मोनरी डिप्रेशन के आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, देन उन कंडीशन में आपने इमीडिएटली फिजिशियन को बताना है, राइट। तो उस बारे में हम इसमें एजुकेट कर सकते हैं पेशेंट को। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 674. A client with chronic kidney disease is receiving epoetin alpha. Which laboratory result would indicate the therapeutic effect of the medication? So epoetin epoetin अल्फ़ा ये जो मेडिकेशन है ये रिवर्स करती है एनीमिया को। एनीमिया जो किसकी वजह से होता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की वजह से एनीमिया होता है। सो एनीमिया थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट हम कैसे देख सकते हैं, एनीमिया मीन्स उसमें एनीमिया ठीक हो रहा है। तो एनीमिया ठीक हो रहा है तो उसमें हम कैसे चेक करेंगे, अगर हमारा हेमेटोक्रिट का लेवल 30 to 33% आता है, दैट मीन्स एनीमिया जो इसका एक्शन है वो therapeutic इफेक्ट हो रहा है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ आर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ हेमेटोक्रिट ऑफ 33%। तो मैंने आपको बताया कि इसके हम थेरेप्यूटिक इफेक्ट को हम कैसे चेक कर सकते हैं, हेमेटोक्रिट का लेवल असेस करके। तो हेमेटोक्रिट का लेवल कितना होना चाहिए, नॉर्मल 30% तो 33% होना चाहिए। तो हमारे पास 33% है, दैट मीन्स ये जो मेडिकेशन है ये अपना वर्क कर रही है। नेक्स्ट है प्लेटलेट काउंट, तो इसका उसमें कोई रोल नहीं है, डब्ल्यूबीसीज का कोई रोल नहीं है एंड बीयूएन का भी कोई रोल नहीं है, बट ये सारे किस में है, नॉर्मल रेंज में है। प्लेटलेट काउंट भी 4 लाख है, वाइट ब्लड सेल 6000 है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इज़ 15 mg पर डे। सो दे ऑल आर इन नॉर्मल रेंज, ठीक है, नॉर्मल रेंज है इनकी, बट इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है इपोटिन अल्फा का, अल्फा पे, राइट। सो फर्स्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो our next question is 675. So this is the last question of this unit. A client with a urinary tract infection is receiving ciprofloxacin by the intravenous route. The nurse appropriately administered the medication by performing which action? So यूटीआई में पेशेंट को सिप्रोफ्लॉक्सिन दी जा रही है, सिप्रोफ्लॉक्सिन दी जा रही है, रिसीव कर रहा है सिप्रोफ्लॉक्सिन आईवी रूट से वो रिसीव कर रहा है। तो द नर्स अप्रोप्रिएटली एडमिनिस्टर द मेडिकेशन बाय परफॉर्मिंग विच एक्शन, कैसे हम बोल सकते हैं कि नर्स बहुत अच्छे से मेडिकेशन को दे रही है। सो सिप्रोफ्लॉक्सिन ये हम देते हैं जैसे माइल्ड मॉडरेट एंड सिवियर कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन हो गया, यूरिनरी ट्रैक का, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का, स्किन एंड स्किन स्ट्रक्चर किसी भी चीज़ का, अगर स्किन से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन है, देन उन कंडीशन में हम सिप्रोफ्लॉक्सिन प्रिस्क्राइब करते हैं। सो सिंगल डोज इज़ एडमिनिस्टर्ड स्लोली ओवर 60 मिनट। किसके लिए हमने 60 मिनट में इसको एडमिनिस्टर करना है, सो दैट वी कैन मिनिमाइज द डिस्कम्फर्ट एंड वेन इरिटेशन, राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ इन्फ्यूजिंग स्लोली ओवर 60 मिनट। येस, हमने स्लोली इसको एडमिनिस्टर करना है और 60 मिनट का हमारा इसका इंटरवल होना चाहिए। हमने फास्ट इस मेडिकेशन को नहीं देना है, क्योंकि अगर हम रैपिडली या फास्ट अगर हम इस मेडिकेशन को दे रहे हैं तो वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन क्रिएट कर सकती है, लाइक डिसएरिथमिया क्रिएट कर सकती है। सो हमने इस मेडिकेशन को स्लोली देना है पेशेंट को, राइट। सेकेंड वन इज़ इन्फ्यूजिंग इन लाइट प्रोटेक्टिव बैग। सो लाइट प्रोटेक्टिव बैग इससे उसकी इंटीग्रिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन्फ्यूजिंग ओनली थ्रू अ सेंटर लाइन से ही, ओनली थ्रू सेंटर लाइन, क्लोज एंडेड है। ओनली जब हमें क्वेश्चन में पहले ही बोला गया है कि इंटरवेनस रूट से दे रहे हैं, तो यहाँ पे सेंटर लाइन का कोई फंक्शन नहीं है। एंड फोर्थ वन इज़ द इन्फ्यूजिंग रैपिडली एज डायरेक्ट नो, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हमने इसको रैपिडली नहीं देना है, आईवी पुश के थ्रू हमने नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, बिकॉज इट मे
cause life-threatening situation like dysarrhythmia. So our correct answer is option number 1, infusing slowly over 60 minutes. सो फ्रेंड्स, आज हमारी यूनिट ट्रैक की यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। इसके डिजीज़ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे सॉन्डर्स 8th एडिशन में, वो भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एंड फार्माकोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन थे सॉन्डर्स 8th एडिशन में, वो भी हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। सो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यूनिट। सो तब तक के लिए बाय बाय।